ये स्पेसेस हमने पहले भी एक दो बार किए हुए हैं। अर्निंग्स को लेके हम कैसे अर्निंग्स ट्रेड करते हैं। तो फिर भी थोड़ा एक बार ब्रीफ में हम बताएंगे कि हम कैसे अर्निंग्स ट्रेड करते हैं, और उसके बाद मोस्टली ये क्वेश्चन आंसर पे रहेगा सेशन। तो जिसको जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसके बाद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, एंड वील रिस्ट्रिक्ट इट टू 1 आवर। तो 7:30 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, वील रिस्ट्रिक्ट इट टू 1 आवर, सो वील क्लोज बाई 8:30। ठीक है, तो अर्निंग्स में हम दो तीन तरीके से अर्निंग्स ट्रेड करते हैं। जो मोस्ट कॉमन अप्रोच है वो है वॉल शॉर्ट साइड में। तो वॉल शॉर्ट इज समथिंग विच आई एंड शुभम हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं मतलब 4-5 साल से शायद कर रहा हूँ वॉल शॉर्ट अर्निंग्स का। शुभम भी जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तब से वो भी कर रहा है। वॉल शॉर्ट में हम क्या करते हैं कि जिस दिन अर्निंग अनाउंस होने वाली है, तो इन्फी की अर्निंग्स अगर 12th को है, तो 12th को हम उसकी वॉल शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। अगर मार्केट के बाद है तो विल ट्राई टू टेक द पोजीशन एज क्लोज एज पॉसिबल टुवर्ड्स द डे एंड। अगर हमको एक या दो लॉट ही करने हैं तो अगर हमारे मल्टीपल लॉट्स हैं, हमको 4-5-6 इस टाइप के लॉट्स, 10 लॉट्स कुछ करने हैं, तो हम सुबह से पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अर्निंग वाले दिन क्या होता है कि बीच बीच में रैंडम स्पाइक्स आते हैं वॉलेटिलिटी में। तो हम सुबह से पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टैगर्ड वे में पोजीशन लेते हैं, और फिर डे एंड तक हम वो पोजीशन रखते हैं। और ऑब्वियसली मोस्ट आईटी कंपनीज जो है, जो पोस्ट मार्केट रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं, तो वो हम पोस्ट मार्केट कैरी करते हैं पोजीशन। तो इसमें मतलब कई तरीके से वॉल शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। एक तो रिस्क डिफाइंड पोजीशंस ले सकते हैं, या फिर अनडिफाइंड रिस्क ले सकते हैं। तो अनडिफाइंड रिस्क में दो है। एक स्ट्रैडल शॉर्ट हो गया, सिंपली एट द मनी के कॉल पुट दोनों बेच दिए। और एक स्ट्रैंगल शॉर्ट हो गया, जिसमें हम यूजुअली 15-17 डेल्टा स्ट्रैंगल शॉर्ट करते हैं। डिफाइंड रिस्क में या तो हम कॉन्डोर कर सकते हैं, या हम फ्लाई कर सकते हैं। तो फ्लाई में हम अगेन एट द मनी स्ट्रैडल बेच दिया, और जितने का स्ट्रैडल बिका है, से इन्फी का स्ट्रैडल अगर 120 रुपीज चल रहा है या 130 रुपीज चल रहा है, तो जितना हमने प्रीमियम स्ट्रैडल में कलेक्ट किया है, तो फ्लाई के लिए उसका 1.3 1.4 टाइम्स दूर के विंग्स देखते हैं, और वो विंग्स बाय कर लिए। कॉन्डोर्स में भी एक रेंज डिसाइड करते हैं हम। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि ये मतलब इस इतने टाइम से इस रेंज में चल रहा है, तो उस रेंज के हिसाब से हम कॉन्डोर की स्ट्राइक्स डिसाइड करते हैं। यूजुअली ऐसा रखते हैं कॉन्डोर्स में जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल हो। मतलब हमने जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है, और जितना वेट है कॉन्डोर की, उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। अभी स्ट्रैडल वर्सेस स्ट्रैंगल में क्या है कि कई बार इजी चॉइस हो जाती है स्ट्रैडल ट्रेड करना। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लूंगा लास्ट क्वार्टर के। उसमें एक था आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी काफी मूव हो रहा था उसके पहले। आई थिंक लास्ट क्वार्टर की बात है, या लास्ट टू लास्ट क्वार्टर की बात है। तो उसमें क्या था कि आईआरसीटीसी जब स्प्लिट नहीं हुआ था, तब अराउंड 6,000 तक गया था। और वहां से वो 6,000 से करेक्ट होने के बाद वापस 4,000 के नीचे 3,500 तक आ गया था। तो उसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी थी आईआरसीटीसी की, वो काफी बड़ी हुई थी। और उसके बाद स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट के बाद उसके जब अर्निंग्स अनाउंसमेंट थे, तो ऑन द डे ऑफ अर्निंग्स आईआरसीटीसी का जो स्ट्रेडल था, दैट वाज कवरिंग फॉर अराउंड 15% मूव। तो ऐसे केसेस में जहां वॉलेटिलिटी नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स बट बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो, और स्ट्रेडल इज कवरिंग फॉर एटलीस्ट 12-13%, 10-12% मूव, देन उस केस में स्ट्रेडल जो है वो हमारी ऑब्वियस चॉइस हो जाती है। तो इस केस में अभी वर्स्ट केस क्या है कि आईआरसीटीसी गोज 10% अप और डाउन बिकॉज ऑफ रिजल्ट। बट होता क्या है कि मोस्टली वो फैक्टर्ड इन है स्ट्रेडल के प्राइस में। तो अगर हमने स्ट्रेडल शॉर्ट किया है, और अच्छा खासा 15% का प्रीमियम कलेक्ट किया, और 15% का ईदर साइड क्वेश्चन है हमारे पास, तो उस केस में हम स्ट्रेडल शॉर्ट कर सकते हैं। सेम हुआ था आईईएक्स के साथ में। आईईएक्स भी आई थिंक अराउंड उससे पहले एक दो महीने का प्राइस एक्शन जो था उसका, वो ऐसा था कि 700 से लेके 900 तक गया आईईएक्स, और फिर वापस वहां से 900 से 700 आ गया था, 760 750 इस टाइप का। तो इस प्राइस एक्शन की वजह से जो उसकी आईवीज थी वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड थी,
एंड अगेन आईएक्स के केस में भी आई थिंक इट वाज कवरिंग फॉर अराउंड 13-14% मूव। शुभम आई थिंक उतना ही था ना? तूने स्ट्रेडल शॉट किया था, मैं तो अटका हुआ था आईएक्स में। Yeah, I think it was about $120 I had collected on a 900 rupees का 800 का underlying, so it was 780 का, 15%, राइट yeah, around राइट राइट। 15%. हाँ मुझे याद है 780 के आसपास ट्रेड कर रहा था आईएक्स। Right, and 120 पे मेरा around net credit हाँ था. हाँ। That is true. सो 120, सो दैट इज अबाउट 15%। नाउ मोस्टली कैसा रहता है स्ट्रैडल, हम शॉर्ट कर रहे हैं तो मोस्टली तो वॉल्स में वो फैक्टर इन रहता है। और इसलिए अगर हम 15% का क्वेश्चन के साथ स्ट्रैडल शॉर्ट कर रहे हैं तो वर्स्ट केस सिनारियो क्या है कि 10% के फिल्टर पे वो ओपन ही हो नेक्स्ट डे। तो इवन इन दैट केस यू वोंट लूज मच if the straddle is already covering for a 15% move, because एक लेग इतना डीप इन द मनी हो जाएगा कि वो फेयर प्राइस से बहुत ज्यादा उसमें स्क्यू का कंपोनेंट नहीं होगा कि जिसकी वजह से हमें उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़े। तो इन सब केसेस में स्ट्रैडल जो है वो इजी चॉइस रहता है। बाकी केसेस में हमने को फिर अपने को फिर देखना पड़ता है कि स्ट्रैडल करें या स्ट्रेंगल करें। कई बार कैसा होता है कि कुछ एक स्ट्राइक्स ऐसी होती है जिनमें स्क्यू बहुत ज्यादा होता है, इधर ऑन द कॉल साइड और ऑन द पुट साइड। तो वहां पे स्ट्रेंगल शॉर्ट करना इजी रहता है। तो उसे और थोड़ा पिछला प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। जैसे बहुत नैरो रेंज में प्राइस एक्शन रहा है पिछले लास्ट 1-2 मंथ में, तो ऑब्वियसली उसके वॉल्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो उस केस में स्ट्रैडल अगर से 5-6% का एक मूव प्राइसिंग कर रहा है तो उस केस में स्ट्रैडल ट्रेड नहीं करना है, ये अगेन इजी इजी चॉइस हो जाता है। बिकॉज रिजल्ट के सरप्राइज में अगर 10% का सर्किट पे ओपन होता है देन हमारा लॉस बहुत ज्यादा होगा उस केस में। तो इन सब केसेस में हम स्ट्रैंगल शॉर्ट कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम वॉल शॉर्ट करते हैं। दूसरा लॉन्ग वॉल रहता है जिसपे हम अर्निंग से 7-8-10 दिन पहले से देखना शुरू करते हैं कि वॉलेटिलिटी लॉन्ग करनी है। देन हम उस केस में जो स्ट्रेडल है, मोस्टली हम जब वॉलेटिलिटी लॉन्ग करते हैं तो मोस्टली भी प्ले थ्रू स्ट्रेडल। हम स्ट्रेडल लॉन्ग करते हैं अंडरलाइन का। इट कुड बी 7 days 8 days प्रायर टू अर्निंग्स, इट कुड बी 5 days प्रायर टू अर्निंग्स, इट कुड बी 2 days प्रायर टू अर्निंग्स। तो इसके लिए हम कुछ एक चीजें देखते हैं। उनमें से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो ऑब्वियसली है कि करंट आईवीज क्या है और उसका लास्ट पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन क्या है। देन हम देखते हैं कि लास्ट पिछले 3-4 क्वार्टर में उसके आईवीज अराउंड द अर्निंग्स किधर थे। तो लेट्स से फॉर बजाज फाइनेंस पिछले क्वार्टर में अर्निंग्स के टाइम पे अगर स्ट्रेडल वाज प्राइसिंग इन फॉर अ से 10% मूव और 9% मूव, एंड दिस टाइम अराउंड इट इज ओनली प्राइसिंग फॉर अ 5% मूव और फॉर अ 5.5% मूव। तो अपने को पता है कि अपना उस स्ट्रेडल का थीटा कंपोनेंट कितना है। तो इवन इफ वी आर गोइंग लॉन्ग दैट स्ट्रेडल से 5 days प्रायर टू अर्निंग, तो अपने को ये पता है कि हमारा लॉस कितना होने वाला है नेक्स्ट 5 दिन में। बिकॉज लॉन्ग वॉलेटिलिटी में क्या है कि रिजल्ट के एंटिसिपेशन में वॉल्स विल मोस्ट लाइकली होल्ड अप। ऐसा नहीं होगा कि वॉल्स एकदम से गिर जाएंगे। तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम का वो कंपोनेंट जो वॉल डिफाइन कर रहा है वो मोस्टली इट विल स्टे राइट अप टू द अर्निंग्स अनाउंसमेंट। बट जो थीटा कंपोनेंट है वो हमें पे करना होता है। तो ऑब्वियसली बेट ये रहती है कि जो वॉल्स का एक्सपेंशन होगा वो थीटा को कॉम्पेंसेट करेगा। प्लस अगर कुछ डेल्टा मूव बड़ी आ गई, 5-6% की मूव आ गई, देन इट्स अ बोनस। तो ऐसे हम लॉन्ग बॉल करते हैं। डायरेक्शनल लॉन्ग बॉल हम मोस्टली नहीं करते हैं। डायरेक्शनल लॉन्ग बॉल अगर किसी को करना है कि हमको अपसाइड खेलना है और वॉलेटिलिटी लॉन्ग करनी है तो उस केस में बैक स्प्रेड्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं। बैक स्प्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं कॉल साइड या पुट साइड, जो भी डायरेक्शनल बैट है उसके हिसाब से। तो ये एक दो तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम अर्निंग्स ट्रेड करते हैं। एक और ऑप्स्ट्रा में एक फीचर है ऑप्शंस बैक टेस्टिंग का। तो उसमें अगर आप देखोगे तो प्री अर्निंग्स रिलेटेड काफी सारे बैक टेस्ट कर सकते हो आप आइडियाज। तो उनमें से जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, अगर कि रिलायंस का अगर हम 30 डेल्टा का कॉल ऑप्शन 8 दिन पहले लॉन्ग करें तो ये डायरेक्शनल बेट है प्लस ये वॉलेटिलिटी लॉन्ग भी है। तो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं इसमें। तो अगर हम 30 डेल्टा का कॉल ऑप्शन रिलायंस का 8 दिन पहले लॉन्ग करें और एक दिन पहले निकल जाए तो इसका जो ऑप्शन ऑप्स्टा के हिसाब से जो बैक टेस्ट है वो काफी अच्छा है।
तो इसका जो एवरेज विनर है दैट इज अराउंड 6,000 रुपीज पर लॉट, एंड एवरेज लूजर इज अराउंड 3,800 रुपीज पर लॉट। और इसमें कैसा है कि कई बार कई अर्निंग्स अनाउंसमेंट के पहले ये ऑप्शन डबल हो गया, तो इट्स लाइक 100% रिटर्न उसने कई बार दिया है। बट इसमें कोई आउटलायर नहीं है कि मतलब वो 500% हो गया या 600% हो गया। तो जब हम 30 डेल्टा का ये इस टाइप का कॉल लॉन्ग करते हैं, तो उसमें यही है कि जितना हमने प्रीमियम पे किया है उस उससे ज्यादा लॉस नहीं है। तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम पूरा भी जीरो नहीं हो जाएगा। तो एक 50% 60% प्रीमियम डिके हम अज्यूम करके फिर कितना रिस्क हम उसमें लेने के लिए तैयार है, उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इस टाइप की ट्रेड हम यूजुअली बहुत कम लेते हैं। मोस्टली लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल टाइप की ही ट्रेड्स रहती हैं अर्निंग्स के टाइम पे। शुभम, और कुछ ऐड करना है? नहीं, we are good to go. I think let's just take on Q&A. I think हाँ उसमें ही most एक questions हाँ answer हो ठीक है। जाएंगे. राइट, एक हम पोजीशन साइजिंग पे और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हम कैसे करते हैं पोजीशन साइजिंग। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोजीशन साइजिंग अर्निंग ट्रेड्स की कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही है। तो अगर हम वॉल शॉट ट्रेड ले रहे हैं, तो मैं जैसे ट्रेड वॉल शॉट ट्रेड जो लेता हूँ वो इस हिसाब से लेता हूँ कि जो भी अंडरलाइंग है उसका पहले नोशनल वैल्यू कैलकुलेट किया। तो अगर इन्फी है, 1800 प्राइस चल रहा है, 600 लॉट साइज है, तो लॉट साइज आई थिंक उसका 300 हो गया है ना शुभम अभी, इन्फी का? हाँ, 300 हो हाँ, गया, 300 हो 300 गया. हो गया। तो इन्फी जो अंडरलाइंग है वो है 5.5 lakhs की अप्रोक्स। तो अगर मेरे को इन्फी में ट्रेड लेनी है वॉल शॉर्ट साइड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अनडिफाइंड रिस्क ट्रेड्स, तो यहाँ पे रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्टली हमारी ट्रेड्स दोनों की अनडिफाइंड रिस्क रहती है। तो इन्फी की 5.5 लाख की जो अंडरलाइंग है, अगर हमारा अकाउंट साइज लेट्स से 1 CR है, तो हम 20% ऑफ द अकाउंट साइज से ज्यादा नहीं जाते। तो 20% ऑफ द अकाउंट साइज हो गया 20 लाख। तो 20 लाख का मतलब है हम 4 लॉट इन्फी के ट्रेड कर सकते हैं। तो वॉल शॉट में हम 20% ऑफ द अकाउंट साइज से ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेते। तो अगर आपका अकाउंट साइज से 20 लाख, 30 लाख, एनी एनी अकाउंट साइज लेस देन 30 लैक्स, आपको एक लॉट से ज्यादा वॉल शॉट ट्रेड अनडायरेक्शनल सॉरी अनडिफाइंड रिस्क बेट नहीं लेनी चाहिए हमारे हिसाब से। उसके ऊपर है अगर तो फिर आप नोशनल एक्सपोजर कैलकुलेट करके 20%, 25%, 30% जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप उसको पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। जो लॉन्ग वॉल है उसमें शुभम रखता है 2% ऑफ द अकाउंट साइज, जितना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो लेट्स से हम कोई स्ट्रैडल लॉन्ग कर रहे हैं एंड उस स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम टाइम्स द लॉट साइज आ रहा है 60,000। तो 1 CR अकाउंट के लिए ही विल गो फॉर अ 2% प्रीमियम एक्सपोजर, तो उसमें 3 लॉट ले लेंगे। मैं थोड़ा कम रखता हूँ लॉन्ग बॉल में, मैं जनरली 1-1.5% से ज्यादा नहीं करता हूँ। तो लॉन्ग बॉल आप ऐसे पोजीशन साइज कर सकते हैं कि आपके ओवरऑल अकाउंट साइज का कितना प्रीमियम आपको पे करना है फॉर वन अंडरलाइन। तो यूजुअली हमारे एट वन पॉइंट इन टाइम 3 या 4 से ज्यादा लॉन्ग बॉल पोजीशन अर्निंग्स रिलेटेड नहीं होती है। और सेम सेम वॉल शॉट के साथ भी है, 3 4 से ज्यादा वॉल शॉट पोजीशन नहीं रहती। और कुछ शुभम ऐड करना है? So with regards to long wall, आपका जो पोजीशन साइज होता है वो इनिशियली ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 2% ऑफ द प्रीमियम मैं लेता हूँ. पीपल कैन ऑल्सो लुक एट डेल्टाज एंड नोशनल वैल्यू, उस हिसाब से भी आप ले सकते हो एक्सपोजर. बट एज द मंथ गोज ऑन, लास्ट 10 days पे तो हम ट्रेड करते ही नहीं है लॉन्ग वॉल में. वी जस्ट शिफ्ट टू द नेक्स्ट मंथ. राइट। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आता है, पोजीशन साइजिंग वो कम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली द एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ डेल्टास एंड नोशनल वैल्यू भी बढ़ जाता है एज यू गेट क्लोजर टू एक्सपायरी, बिकॉज ऑलरेडी वो स्ट्रैडल घट के 4-5% का कवरेज हो जाता है. तो उसमें मैं 2% का एक्सपोजर नहीं लेता हूँ. इवन आई गेट डाउन टू 1-1.5%. और ये ट्रू है दोनों साइड, मतलब बॉल शॉट साइड भी ये ट्रू है कि जब हम व्हेन वी आर क्लोजर टुवर्ड्स द एक्सपायरी से 10 दिन रह गए एक्सपायरी में, तो स्ट्रेडली उसका 4-5% से ज्यादा फैक्टर इन नहीं कर रहा होगा प्राइस में, स्ट्रेंगल तो और भी कम कर रहा होगा। तो अनलेस नेक्स्ट मंथ में लिक्विडिटी है, हम वो अर्निंग्स ट्रेड ही नहीं करते जो
मतलब लास्ट 8-10 दिन बचे हैं और वॉल शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, और नेक्स्ट मंथ में लिक्विडिटी नहीं है, तो वो यूजुअली हम नहीं करते हैं, या फिर रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स ढूंढते हैं उनमें। इनमें एक 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 टाइप की ट्रेड और होती है, वो है कैलेंडर, जो यूजुअली जब कम दिन रह जाते हैं एक्सपायरी में तब हम लेते हैं। तो करंट मंथ में वॉल शॉर्ट करते हैं और नेक्स्ट मंथ में वॉल लॉन्ग करते हैं। तो ये हाँ, कैलेंडर्स ओनली एज अ मींस टू डू लॉन्ग वॉल, मतलब रिजल्ट्स के पहले शॉर्ट वॉल के लिए वी डोंट डू कैलेंडर्स, ये सिर्फ लॉन्ग वॉल स्ट्रेटेजी में ही यूज करते हैं। राइट। ठीक है, आई थिंक फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं, तो उससे मतलब और जो भी किसी के क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने मदन का अप्रूव किया हुआ है। मदन, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। आशीष, गुड इवनिंग। आशीष जी, मेरा क्वेश्चन है पीएसयू बैंक्स पे। ऑलमोस्ट पीएसयू बैंक लास्ट 1 वीक से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये मोमेंटम में है। क्या बजट से पहले इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ रिकवरी देंगे? यार ये मतलब ये डायरेक्शनल क्वेश्चन है कि मतलब बजट से पहले उनमें मूव आएगी, ऑलरेडी काफी मूव आ चुकी है। आई थिंक डायरेक्शनली हम बहुत ज्यादा ट्रेड करते नहीं है, तो ये क्वेश्चन वेदर पीएसयूज में कुछ पीएसयूज को लेके बजट में कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, या मतलब और पीएसयूज बढ़ सकते हैं, आई थिंक ये आंसर नहीं कर पाएंगे हम। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आकाश। आकाश, पूछिए आप अपना क्वेश्चन। ओके, आकाश नहीं है। डिसाइसिव ट्रेडर, आप पूछिए। Hello, am I audible, sir? यस यस यस। Very good evening, Ashish sir or Shubham sir. Basically, अरे sir, सर मैं पर मत बोलिए आप, आशीष hello, और शुभम ही बोलिए। हाँ बोलिए, पूछिए। जी जी जी. So basically, I've been tracking these long wall and short wall trades for some time now. और मेरे को प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे आता है कि जो एग्जिट क्राइटेरिया है राइट इन स्ट्रेटजीज में, आई एम बेसिकली कंफ्यूज बिटवीन कि मैं प्राइस एक्शन बेस्ड एग्जिट मारूं इफ आई एम फेसिंग लॉसेस इन दी स्ट्रेटजीज, या ग्रीक्स बेस्ड मैं एग्जिट मारूं स्ट्रेटजीज में, या बेसिकली M2M अगर मेरा एक एक पॉइंट के बाद क्रॉस कर जा रहा है तो आई शुड एग्जिट दी स्ट्रेटजीज। मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, प्राइस एक्शन बेस्ड एग्जिट मार लूं या ग्रीक्स अगर जो ओके ओके। तो लॉन्ग वॉल ट्रेड्स में तो क्या है यूजुअली, मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा डीप ही रहता है हमारा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों ही में। तो लॉन्ग वॉल ट्रेड्स में तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत कम है, मतलब ऐसा कोई इवेंट नहीं हो जाएगा जिससे वॉलेटिलिटी एकदम खत्म हो जाए और प्रीमियम्स बहुत कम हो जाए। तो लॉन्ग वॉल ट्रेड्स तो यूजुअली हम अर्निंग्स के अनाउंसमेंट तक होल्ड करते हैं, उससे एक दिन पहले तक, अनलेस कोई बड़ी डेल्टा मूव आ जाए जिस केस में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो लॉन्ग वॉल तो वैसे रखते हैं। शॉर्ट वॉल में हमारा रहता है 2x तक क्रेडिट रिसीव। तो अगर हमने कोई स्ट्रेडल बेचा है जिसमें हमने 60,000 या 50,000 का प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो उसमें हमारा उस ट्रेड पे स्टॉप लॉस रहेगा ट्वाइस द क्रेडिट, 1 लाख। ये यूजुअली शॉर्ट वॉल ट्रेड्स के लिए है, फॉर एनी शॉर्ट वॉल ट्रेड्स दैट वी डू। फॉर अर्निंग्स स्पेसिफिक हमारा ये रहता है कि मोस्टली एज लॉन्ग एज वॉल क्रश हो गया है हम निकल जाते हैं। तो अर्निंग्स वाले ट्रेड्स बहुत देर तक या 2x स्टॉप तक नहीं रखते हैं। तो जैसे नेक्स्ट डे अगर 10% की मूव आ रही है, 10% के सर्किट फिल्टर पे ओपन हो रहा है, तो हम मोस्ट लाइकली उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, चाहे वो लॉस कम हो या ज्यादा हो। तो अर्निंग्स का क्राइटेरिया सिंपल सा ये है कि जिस आईवीज पे हमने ट्रेड डाली है, उससे अगर 5% 10% आईवी क्रश हो गया, तो मतलब काम हो चुका है, बाकी फिर हमें वेट करने की जरूरत नहीं है और उस ट्रेड से निकल सकते हैं। सो मैं बस ये ऐड करूंगा कि शॉर्ट वॉल के लिए तो क्राइटेरिया काफी सिंपल रहता है। आप लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के रिजल्ट रिएक्शन देखिए कितना आईवी क्रश होता है, उस हिसाब से व्हेन दैट वॉलेटिलिटी हैज क्रश्ड, चाहे वो मूव कितना भी हो,
आपको एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है उसे होल्ड करके. व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग वॉल ना, तो द एग्जिट क्राइटेरिया इज एक्चुअली नॉट दैट वेरी सिंपल. ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जनरली कितने आईवी एक्सपैंड करते हैं बिफोर रिजल्ट्स, एज इन कितने पॉइंट्स एक्सपैंड करते हैं. एंड सेकेंडली यू हैव टू कीप ऑन स्कैल्पिंग गामा, इन द सेंस कि आप जो डेल्टा आप स्टार्ट करते हो विद अ स्ट्रैडल विच इज डेल्टा न्यूट्रल. तो जैसे जैसे अगर आपके पास आपके फेवर में डेल्टा मूव्स आती हैं, आप स्पेशली पोजिशनली यू कैन नॉट होल्ड द सेम डेल्टाज ओवरनाइट. आपको वापस से वो पूरे स्ट्रैडल को, मतलब हमारा प्रेफर्ड वे है to entirely shift the straddle to the new strikes, जहाँ पे आप जितना डेल्टा न्यूट्रल कर सकते हो पोजिशनली उतना. इंट्राडे में आप डेफिनेटली ट्रेल कर सकते हो. अगर कोई स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू होल्ड ऑन टू योर लॉन्ग बॉल इंट्रा. बट पोजिशनली आपको दो चीज है, एक तो आपको शिफ्ट करना चाहिए नए स्ट्राइक पे, और दूसरा चीज यू माइट हैव टू वेट फॉर सम काइंड ऑफ अ वॉल क्रश और थोड़े वॉल सेटल होने के लिए आफ्टर अ मूव टू reinitiate the straddle on the new strikes. If I hope I'm clear. मेरा कहने का मतलब है आपका वॉल क्रश होना चाहिए before you put on new strikes. You can't, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 7-8% मूव आ चुका है, आपके पैसे बन गए, आप निकलो. आपको नए स्ट्राइक्स में इमीडिएटली री एंटर करने का जरूरत नहीं है. बाकी वी डोंट जनरली कीप अ स्टॉप लॉस ऑन द लॉन्ग स्ट्रैडल्स, क्योंकि जो एवरेज लॉसेज है दे आर अराउंड 10-15%. बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में वो लॉसेस जाते हैं आपके 20% तक. एंड स्ट्राइक रेट 50% कोई बड़ा बात नहीं है एक्चुअली. इन द रीसेंट टाइम्स स्पेशली काफी मूव्स आए हैं प्रायर टू अर्निंग्स. एंड इस बार भी मेरे एक्सपेक्टेशंस है कि लास्ट टाइम जो मूव रिजल्ट रिएक्शंस थे उसके बेसिस पे इस बार भी काफी वॉल एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फॉर श्योर. तो यू कैन गो विद फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. हाँ, और लॉन्ग बॉल में जो स्ट्रैडल शिफ्ट करना है वो एक तरीका है. दूसरा एक और तरीका होता है कि जिस डायरेक्शन की मूव आ रही है उस साइड को आप एटीएम पे लाते जाओ. तो अगर जैसे हमने इन्फी का स्ट्रैडल लॉन्ग किया और इन्फी अपसाइड में ऊपर जा रहा है, तो जो पुट है वो क्रश होता जाएगा, और कॉल में हमको प्रॉफिट आ रहा होगा, तो वो कॉल में प्रॉफिट बुक करके हम वापस नई कॉल बाय कर लें जो एटीएम है. तो पोजिशनली अगर होल्ड करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस साइड की मूव आ रही है उस साइड को एटीएम लाते रहें और दूसरी साइड को वहीं छोड़ दें. अगर हम कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, अगर हम से 1800 का इन्फी का स्ट्रैडल लॉन्ग किया और जो हमारा अभी 10-15 रुपए प्रॉफिट में चल रहा है, इन्फी 1840 है, इफ फॉर एनी रीजन कल वो वापस 1840 से 1800 आ गया, तो उस केस में जो हमारा प्रॉफिट है वो तो जाएगा ही जाएगा और प्रोबेबली लॉस आने लगेगा. तो इसलिए उसको प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो हम पूरा स्ट्रैडल शिफ्ट कर लें, और या फिर जो साइड मूव आ रही है वो साइड एटलीस्ट शिफ्ट कर लें. तो लॉन्ग बॉल में वो एक और ध्यान रखना रहता है. महेश, आप पूछिए. हाय, मेरा नाम राघव है. सॉरी, आई थिंक महेश से आगे मैं था. थैंक्स महेश, आपने म्यूट पूछिए किया राघव. अपने आप को. हाँ जी. तो मैं एक चीज़ जानना चाहता था यार, ये जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हिस्टोरिकली क्या रहा है, एंड रिटर्न ऑन मार्जिन आपका क्या रहा है इन दोनों स्ट्रैटेजीज में? हेलो. For me personally, long ball में मेरा जो strike rate है that has been higher than 60%. Oh wow. And average gains are more in the range of around 20 to 25%. Average losses are in the range of 10%. Speaking on margin deployed, it's very difficult to answer that question. I'm not very certain. But on the overall capital, long and short in a result season, generally, it is possible to make 3 to 4%. I'm speaking conservatively only because last couple of seasons have been very good for both long and short. So it's difficult to estimate कि margin पे कितना आएगा return. But yeah, margin पे आप समझ लीजिए वही 7 to 8%, 6-7% in short ball. Short ball में. Got it. Yeah. एक चीज आपसे और पूछनी थी, ये गामा स्काल्पिंग की आपने बात करी लॉन्ग बॉल के केस में, तो इसमें आप अंडरलाइंग से गामा स्काल्प नहीं करते, आप अपनी जो स्ट्राइक है उसको चेंज कर देते हैं? हाँ, right, because
scalping using futures is very difficult, and extra options हमें sell करने का मतलब that is not our way to hedge deltas anyway. So either we will scalp using futures or changing the strikes. So future is very expensive to do it because the lot size also becomes very large. उतना कभी delta move होता भी नहीं है. Even if I'm putting on 4 lots and 3-4% underlying बढ़ गया है, कभी एक future जितना नहीं होता है deltas to scalp using deltas. तो इसमें बस मेरा एक लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन अराउंड दिस ये है कि गामा स्काल्प करते हुए आपके मतलब स्क्रिप्ट वाइज आप लेवल कैसे डिसाइड करते हैं कि इतना मेरा डेल्टा टू गामा रेशियो हो गया तो मैं स्काल्प करूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा, मतलब कितना आप डेल्टा मूव की वेट करते हैं या डेल्टा को देखते हैं, किसी और चीज को आप देखते हैं? एक्चुअली दिस इज नॉट फिक्स्ड. ये जो चीज है ना, ये लॉन्ग वॉल का आई थिंक इट्स अ चैलेंज बिकॉज कभी इंट्राडे में व्हेन अ स्टॉक इज इन मोमेंटम, व्हेन अ स्टॉक लेट्स से आपने स्टैडल बाय किया इन्फी का 1800 पे एंड stock open hota hai 1820 pe and it's going up 1830 1835, sometimes there's no fixed level where you should do it. Sometimes it's just when the price action stops na, you have to keep a very close eye on it. तो जब वो price action stop होता है ना, जहाँ पे जिस levels पे आपको लग रहा है कि stock थम रहा है, you exit the straddle and try to reinitiate on new strike. Intraday मैं ये करता हूँ. Positionally मैं generally even on the next strike I try to shift the strikes. तो अगर इन्फी 1800 से 1820 भी जाता है and डे क्लोजिंग पे उधर रहता है अराउंड, तो आई विल शिफ्ट माय स्ट्राइक टू 1820. बट इंट्राडे मैं ट्रेल कर सकता हूँ लुकिंग एट द प्राइस एक्शन. ऑन द बेस ऑफ डेल्टास इट इज जनरली आफ्टर अ सर्टेन परसेंटेज मूव एक्चुअली, नॉट अकॉर्डिंग विद डेल्टास. तो अगर 3 to 4% बढ़ जाता है, जनरली यू आर मेकिंग गुड मनी आल्सो, तो इट मेक्स सेंस टू एग्जिट एंड जस्ट रीइनिशिएट ऑन न्यू स्ट्राइक्स. अच्छा, मेरे काफी फॉलोअप क्वेश्चंस है बट मैं किसी और को चांस दे दूंगा अभी. आई विल कम बैक. ओके शुभम, मेरा वापस क्रैश हो गया था ये स्पेसेस, तो अभी मेरे को कोई भी स्पीकर या कोई दिख नहीं रहा है. तो तू अप्रूव कर पा रहा है क्या, अगर किसी का रिक्वेस्ट है तो? एक मिनट. हाँ, कर पा ऑलरेडी अप्रूव्ड. कैन आई आस्क क्वेश्चन? या प्लीज. या सो थैंक यू. मेरा एक क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया आशीष जी कि अगर अर्निंग्स ट्रेड में अगर नेक्स्ट डे अगर सर्किट ओपन होता है तो यू जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रेड, मतलब तब आप उसको एडजस्टमेंट्स या फिर बाकी कोई क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करते, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम यस. मतलब सर्किट पे ओपन होने के बाद 3-4 मिनट 5 मिनट देखना रहता है कि वो सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है मूव 10% का. तो अगर ये 5 मिनट सस्टेन हो रहा है 10% का मूव तो हम निकल जाते हैं. अगर नहीं हो रहा है और वहां से रिवर्सल आ रहा है देन हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज 10% के मूव पे जब कोई अंडरलाइंग ओपन हो रही है तो वॉल क्रश तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि ओपन पे होगा. तो वॉल्स आर मोर लाइकली टू एक्सपेंड. इन विच केस अगर वहां से रिवर्सल आ रहा है तो वो अपने को स्ट्राइक्स एडजस्ट करने के लिए बेनिफिशियल है. तो मतलब अगर जैसे हमारा स्ट्रेडल है और अपसाइड का 10% गैप अप है तो हम अपने पुट को रोल कर सकते हैं, थोड़ा पुट का डेल्टा बढ़ा सकते हैं जो शॉर्ट है, और वी कैन ट्राई टू बी इन द ट्रेड फॉर सम मोर टाइम एंड वेट कि जब वॉल क्रश हो जाए तब निकल जाए. अगर गैप अप या गैप डाउन होल्ड हो रहा है फॉर 5-7 मिनट्स देन इट मेक्स सेंस टू जस्ट एग्जिट. और सिंस हमारा पोजीशन साइजिंग जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है तो मतलब ओवरऑल अकाउंट साइज पे उतना हिट नहीं आता है इवन ऑन अ 10% मूव. ट्रू. मेरे 2 क्वेश्चंस छोटे से और थे. एक तो अर्निंग्स ट्रेड लेते हुए आप स्क्यूज भी कंसिडर करते हो क्या? अगर कॉल और पुट प्राइसिंग में अगर कोई स्क्यू रहता है अपेरेंटली ड्यू टू अर्लियर प्राइस एक्शन और एनी अदर रीजन, तो वो कंसिडर करके अर्निंग्स ट्रेड लेते हैं या फिर डायरेक्टली स्ट्रैडल या सेम डेल्टा स्ट्रैंगल? एंड सेकेंडली अगर लॉन्ग वॉल जैसे शुभम ने कहा था कि लॉन्ग वॉल में सॉरी आपने आशीष ने कहा था कि अगर लॉन्ग वॉल में यू समटाइम्स यू ट्राई टू शिफ्ट द स्ट्राइक प्राइस टुवर्ड्स द डायरेक्शन. अगर 1800 स्ट्रैडल लॉन्ग किया है तो ऊपर जा रहा है तो 1840 पे आप कॉल फिर से लॉन्ग करोगे. लेकिन अगर वी कीप द ओरिजिनल लॉन्ग स्ट्रैडल तो अपना जो एक डायरेक्शन ऊपर जा रही है तो आवर कॉल इज ऑलरेडी इन ITM. So
इट्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज लेस, तो अगर वॉल क्रश भी होता है तो 1800 का कॉल का वॉल क्रश कम होगा ना, रादर देन बीइंग एटीएम 1840 का क्रश ज्यादा होगा। राइट तो इसको इस वाले क्वेश्चन का आंसर पहले दे देता हूँ। तो जब हम रोल कर रहे होते हैं, से 1800 से 1850 1840 आ गया, तो वो रोल एट द मनी पे नहीं करके स्लाइड इन द मनी रखते हैं। मतलब जो डीप इन द मनी है उसको बुक करके स्लाइड इन द मनी पे शिफ्ट करते हैं, एकदम एटीएम पे आने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि जैसे पहले भी मैंने बोला, अगर रिवर्सल आया तो वो हमारा सारा प्रॉफिट जो हुआ है ट्रेड में वो निकल जाएगा, तो वो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। तो अगर हम एटीएम पे आ जाएं और फिर मतलब वॉल क्रश होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा लॉस आएगा। और मतलब वही है, ये एक ट्रेड ऑफ है कि आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको मतलब इफ यू वांट कि नहीं मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है और ऊपर जाएगा, तो आप यू कैन स्टिल बी इन दैट इन द मनी कॉल। ओके, इसके पहले क्वेश्चन क्या था? मैं स्क्यू अर्निंग्स स्क्यू, हाँ स्क्यू, हाँ राइट स्क्यू देखते हैं हम। तो स्क्यू अगर हम स्ट्रैंगल डाल रहे हैं तो डेफिनेटली स्क्यू देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर कुछ ऐसी स्ट्राइक्स है तो जरूरी नहीं है कि एकदम डेल्टा न्यूट्रल ही स्ट्रैंगल डालना है, या कई बार स्क्यू ज्यादा रहता है तो किसी ओटीएम स्ट्राइक पे तो उस स्क्यू को शॉर्ट, मतलब उस कॉल को शॉर्ट करके कुछ रेशियो ट्रेड भी बना सकते हैं। मतलब जहाँ स्क्यू कम है वहां वो वाली स्ट्राइक लॉन्ग करके 1:3 1:2 या 2:5 इस टाइप का कुछ रेशियो भी बना सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। उपेंद्र पूछिए क्वेश्चन। Yeah, actually, Infosys and TCS are going to announce the results on same date, as these two have a highest weightage in Nifty. What about going long, taking long straddle in Nifty on Wednesday closing? No, do you think Infosys and TCS will be balancing each other, or how it is going to play out on Thursday? यार ये एक्चुअली किसी को पता नहीं होता है। हर अर्निंग में एक या दो अंडरलाइंग ऐसी होती हैं जिनमें आउटलायर मूव आती है, तो वो हम अर्निंग के पहले नहीं बता सकते कि यार किस में आएगी। कभी वो इन्फी में आएगी, कभी टीवीएस मोटर में आएगी, कभी विप्रो में आएगी, कभी एचडीएफसी बैंक छोड़ दो, उसमें नहीं आती है। तो हाँ, तो वो हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस अंडरलाइंग में बड़ी मूव आएगी, तो वहां पे हम स्ट्रैडल लॉन्ग कर ले, या उसकी वजह से उसका वेटेज ज्यादा है तो निफ्टी में स्ट्रैडल लॉन्ग कर ले। अर्निंग्स ट्रेडिंग का प्रिंसिपल ये है कि जो आपको बॉल शॉट अपॉर्चुनिटी ठीक लग रही है अर्निंग्स में, और जहां लिक्विडिटी है वो आपको ट्रेड लेनी है। मतलब आप उसमें फिर ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते कि यार ये मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तोड़ रिजल्ट आने वाले हैं तो ये 10% ऊपर जाएगा, या ये इस महीने सेल्स अच्छी दी हुई है ऑटो की, तो मुझे लग रहा है कि ऑटो के नंबर्स खराब आने वाले हैं, तो मैं वहां पे नहीं करूंगा। तो ये प्रेडिक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। जहां भी वॉल शॉट अपॉर्चुनिटी मिले वो ट्रेड लेनी है। और कितनी बार तो ये होता है कि रिजल्ट निकल चुका होता है एंड हमें जो लगता है उसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है, इवन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। Even during market also does happen. It's very difficult to predict कि एज इन आप निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हो या लॉन्ग स्ट्रैडल लॉन्ग वॉल कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है। एक तरीका अगर आपको करना है ये चीज, तो यू कैन लाइक, अगर टीसीएस इन्फी विप्रो तीनों का रिजल्ट एक ही दिन में, एंड इफ यू थिंक कि बड़ा मूव आने वाला है, यू कैन टेक अ लॉन्ग वॉल इन सम अदर आईटी स्टॉक। You can take it on HCL Tech or Mindtree or that is going to have an influence. Yeah, so that would have an impact on Delta also, and plus the vol crush might not be itna because of the result impending results. तो वो भी आपके पास रहेगा, but at the same time अगर तीनों के results in line होते हैं ना, then you will see a big vol crush in the IT stocks. तो वो आपका trade off है। Okay, one more question is, if we generally take a ratio spreads in Infosys or TCS or any other underlying stock, how long we can wait for the ratios to become? Whether we can wait for the ratios to become 1:3 or 1:4 like that? Yeah, what are the factors we need to consider for that? So ratios before earnings, it's not very easy to make a lot of money. मतलब as in आप straddles और strangles में probably ज़्यादा पैसा बनाओगे for short wall, because ratios का payoff जनरली आपको लास्ट 7-8 डेज में ही मिलता है, अनलेस कि एक स्क्यू बहुत बड़ा है, देन देयर माइट बी अ चांस कि अगर स्टॉक फ्लैट रहा या फिर आपके सपोज आपने पुट रेशियो बनाया है एंड एक्चुअली भी वो नीचे जाए विद इन द एक्सपेक्टेड मूव, तब आपको शायद ज्यादा पैसा आ सके, बट इट्स वेरी रेयर बिकॉज रेशियोज का पे ऑफ जनरली लास्ट वीक में ही आता है। ओके
Thank you. These are my questions. These are my questions. Thank you. ओके, पेयर ट्रेड में एक चीज और रहता है कि जैसे इन्फी का रिजल्ट आने वाला है तो हमने इन्फी का वॉल शॉर्ट कर दिया और हाँ। से टेकएम का वॉल लॉन्ग कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि अगर मोर और लेस इनलाइन है इन्फी का रिजल्ट, बट इन्फी में मूव आ गई है 4-5% की, तो Okay. पॉसिबिलिटी ये है कि जो इन्फी का वॉल शॉर्ट है उसमें पैसे ज्यादा नहीं आ रहे, बट जो हम्म। लॉन्ग वॉल है अक्रॉस द आईटी सेक्टर वॉल्स ड्रॉप हो गए बिकॉज रिजल्ट्स वर मोर और लेस इन लाइन, तो लॉन्ग वॉल में पैसे जाने लगे। तो यूजुअली पेयर ट्रेड का पॉइंट, मतलब मैंने 1-2 बार ट्राई किया है बट इट डिडंट वर्क आउट वेल। Okay. Thank you, Ashish. Thank you. ओके, डिसाइसिव ट्रेडर अच्छा नहीं। आई थिंक वो हो गया। शुभम, तेरे को जो क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं ना उनको स्पीकर हाँ। पे हटाना है, यू हैव टू रिमूव देम फ्रॉम स्पीकर्स एंड देन ऐड न्यू पीपल। निकेश जी बोले। 2-3 सवाल है आशीष। यस निकेश बोलिए। तो 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है क्या? लॉन्ग बॉल जाना है आपको 8-10 दिन पहले और रिजल्ट से 1 दिन पहले निकल जाना है, और रिजल्ट से 1 दिन पहले शॉर्ट बॉल करना है, और वोलेटिलिटी क्रश हो तो आपको निकल जाना है। ये इतना सिंपल है या कुछ और कंसिडरेशन भी है इसके साथ? आशीष बोल तू ही बोल। हाँ यार, लॉन्ग बॉल के साथ ना आप स्टैटिक स्ट्रैटेजी नहीं यूज कर सकते हो। पहला बात तो ये कि जैसे आपने पहले ही बोला कि वो अगर डेल्टा मूव आ जाते हैं ना आपके फेवर में, तो साथ में वॉल एक्सपेंशन भी आ जाता है, विच इज द मैक्सिमम दैट यू आर प्रोबब्ली गोइंग टू मेक। मतलब अगर आपका 30-40% बन रहा है पहले 2-3 दिन में ही लॉन्ग बॉल डालने के बाद, दैट डज नॉट मेक सेंस टू होल्ड ऑन टू द लॉन्ग बॉल, तो आपको ऐसे भी एग्जिट करना ही पड़ेगा। दूसरा बात, आपने लॉन्ग बॉल को कर लिया, सपोज इन्फी का आपने किया 1800 पे, वो इन्फी जाता है 1880 1900 एंड देन इट कम्स बैक डाउन टू 1800 ना, तो आपका जो प्रॉफिट था वो भी उड़ेगा, साथ में भयानक वॉल क्रश भी होगा। तो लॉन्ग वॉल कैन नॉट बी स्टैटिक एट ऑल। शॉर्ट वॉल के साथ प्रोबेबली सिस्टमैटिकली किया जा सकता है, बट अगेन इन रीसेंट टाइम्स जो है आईवी बिहेवियर्स काफी डिफरेंट है। इतना इजी नहीं रहा है जस्ट टू पुट ऑन एनी स्टॉक एंड मेक मनी द फॉलोइंग मॉर्निंग। कभी कभी आपको वेट करना पड़ा है पूरा दिन, कभी कभी 2-3 दिन बाद वॉल क्रश होता है, ऐसा भी हो सकता है। सो स्टैटिक तो कोई भी चीज नहीं है। स्पेशली लास्ट 2 क्वार्टर्स तो वॉल क्रश का जो बिहेवियर रहा है वो ऐसे ही रहा है कि मतलब ओपन पे तो होना ही नहीं है वॉल क्रश। यू मोस्ट लाइकली विल हैव टू होल्ड द ट्रेड फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ आवर्स, 3 आवर्स, या पूरा दिन भी होल्ड करना पड़ सकता है। एटलीस्ट लास्ट 2 क्वार्टर में तो ऐसा बिहेवियर बहुत फ्रीक्वेंट रहा है। तो अगर ऑन ए स्ट्रेटजी पॉइंट बोले तो ये बहुत इतना ही सिंपल है। 10 दिन पहले लॉन्ग करना है, जो भी प्रॉफिट और डेल्टा ड्रिफ्टिंग करके आपको निकल जाना है, और शॉर्ट वॉल करके आपको वेट करना है। देयर नो अदर कंसिडरेशन व्हिच यू शुड टेक इनटू अकाउंट व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, मतलब अर्निंग के टाइम पे, या कुछ एडिशन? नहीं, फॉर लॉन्ग वॉल बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं एक्चुअली। आपको लास्ट 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट देखने पड़ेंगे, कौन से स्टॉक्स, कोई स्टॉक्स का जो डेल्टा मूव्स है और वॉलेटिलिटी आईवी मूव्स भी वो कोई पर्टिकुलर दिन पे स्टार्ट होते हैं, कुछ के 3-4 दिन पहले स्टार्ट होते हैं, कुछ के 7-8 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा मूव्स आता है बिफोर द रिजल्ट्स, कौन से स्टॉक्स के लास्ट रिजल्ट्स में आउटसाइज मूव्स थे पोस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि अगर कोई स्टॉक्स का बड़ा गैप अप गैप डाउन था बिफोर पोस्ट द रिजल्ट, तभी भी इस बार के वॉल्स में भी वो रिफ्लेक्ट करता है काफी बार। तो लॉन्ग वॉल इट्स नॉट अ साइंस, बट डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सिस्टमैटिकली लॉन्ग वॉल तो किया जा ही नहीं सकता। शॉर्ट वॉल आप कर सकते हो फॉर श्योर। अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए अर्निंग के, शॉर्ट वॉल में ओवरऑल इन द सीजन शुड बी प्रॉफिटेबल, बट वो आपका पोजीशन साइजिंग और वो सब पे बहुत मैटर करता है फॉर शॉर्ट वॉल। अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। और आप कितने बड़े लॉसेस लेके निकलते हो एंड वो सब, दैट इज अ डिफरेंट कंसिडरेशन ऑल टुगेदर। लॉन्ग वॉल यू कैन नॉट बी सिस्टमैटिक विद इट। लॉन्ग वॉल में बहुत आपको देखना पड़ता है, 3-4 फैक्टर्स तो देखने ही पड़ते हैं पैरामीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट बॉल जो ट्रेड करते हैं उसमें अगर एक सेक्टर के रिजल्ट आ गए, फॉर एग्जांपल इनपीआर टीसीएस के आ गए और एचसीएल के मान लीजिए 1 वीक बाद आने हैं, तो डज इट मेक सेंस और डज इट गिव इट एन एज
कि हम HCL टैग भी शॉर्ट वॉल कर ले, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं उस वॉलेटिलिटी को एडजस्ट कर लेगा HCL और इन्फी और TCS के रिजल्ट को देख के. डज इट मेक सेंस? नहीं No, नहीं it does नहीं, not. अगर Yeah, it does हाँ not मतलब make sense at all. क्योंकि दो चीज हो सकता है, या तो रिजल्ट्स इन लाइन आए तो आपका वॉल क्रश होएगा, बट जो स्टॉक्स के जिसके रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं उनका वॉल क्रश ज्यादा होगा, नंबर वन. सेकेंडली, अगर रिजल्ट रिएक्शन ज्यादा है तो ये वाला जो स्टॉक है जो जिसका आप कर रहे हो उसका ना सिर्फ डेल्टा मूव आएगा बट वॉल भी एक्सपैंड करेगा एंड आप फंस जाओगे एंड यू विल बी स्टक 7 days बिफोर द अर्निंग्स अनाउंसमेंट. नहीं, मैं क्लियर नहीं हुआ. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इन्फी का रिजल्ट मान लीजिए 12th को है एंड इट्स एन IT कंपनी. HCL का मान लीजिए रिजल्ट 25 तारीख को है, ठीक है? राइट. तो 12 तारीख को जब इन्फी का रिजल्ट आ गया तो मार्केट को पता चल गया कि IT के रिजल्ट किस लाइन में आ रहे हैं, राइट? राइट. 25 तारीख को जब HCL का रिजल्ट आना है और 24 तारीख को मुझे पोजीशन लेनी है, तो 24 तारीख को पोजीशन लेना बनता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं उस वोलेटिलिटी को एडजस्ट कर बैठा है, क्योंकि उसके पास इन्फी का रिजल्ट ऑलरेडी हैंड में है. अच्छा, ओके. अच्छा, सो निकेश जी, बेसिकली आपको केस बाय केस इसमें आपको कॉल लेना पड़ेगा. सो सपोज 25th को आपका HCL का रिजल्ट्स है, आपको उस दिन उसके वॉल्स देख के करने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली देयर इज नो सेंस टू पुटिंग ऑन द स्ट्रैडल्स बिफोर द रिजल्ट्स. मतलब 6 दिन पहले तो वॉल शॉर्ट करके कोई 5 पॉइंट नहीं है, और 7 दिन बाद अगर आपका आईवीज गिर चुके हैं बिकॉज ऑफ द इन्फी रिजल्ट्स, देन इट डज नॉट मेक सेंस टू डू इट फॉर श्योर. वेदर वो गिरे कितना है और कितने एलिवेटेड है आईवीज, आपको लास्ट कुछ रिजल्ट्स के अर्निंग्स देख के ही करना पड़ेगा. नेक्स्ट डॉक्टर. ओके. हाय गाइस, मैं फिर आ गया. तो मैं एक चीज़ जानना चाहता था. आपने शुभम, आपने पहले मेंशन किया था कि इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल में आप डिफरेंट तरीके से स्ट्रैटेजी को रन करते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्राइटेरिया है आपका ये सिलेक्ट करने का कि इसमें इंट्राडे में काम करना है वर्सेस इसमें पोजिशनल में काम करना है, एंड ये आप लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल दोनों में करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हम इंट्राडे एक्चुअली ट्रेडिंग करते नहीं है. व्हाट आई मेंट टू से वाज कि लॉन्ग वॉल अगर आप कोई स्टॉक में कर रहे हो और उस स्टॉक में मोमेंटम है, तो कभी कभी इट मेक्स सेंस टू जस्ट होल्ड ऑन टू द लॉन्ग वॉल जब तक वो मोमेंटम रुकता नहीं है, एंड आप ट्रेल करते रहो और अग्रेसिवली स्ट्राइक्स मत शिफ्ट करो. बट डे एंड पे जहाँ पे भी स्टॉक है, यू शुड ट्राई टू मेक इट एज मच एज डेल्टा न्यूट्रल एज पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग वॉल पोजिशनली. गॉट इट. मतलब एंड ऑफ द डे पे या मार्केट क्लोज पे आप डेल्टा हेज जाइए, डेल्टा न्यूट्रल जाइए मार्केट क्लोज पे, ये मतलब हुआ? यस, करेक्ट. गॉट इट. सेकंड क्वेश्चन इसमें ये था कि आपने कैलेंडर का भी जिक्र किया था. कैलेंडर में आप वॉल बेट्स मेक कर रहे हैं, अर्निंग से ही रिलेटेड है ये? इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? या हाँ. आई थिंक शुभम की आवाज नहीं आ रही है. व्हाट आई मेंट वाज कि जब जैसे एक्सपायरी में बहुत कम दिन रह जाते हैं, जैसे 7-8 दिन रह गए, तो उस केस में क्या है कि उस लॉन्ग वॉल करने के लिए हम करंट मंथ की जो ऑप्शंस है उनको शॉर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस लॉन्ग कर सकते हैं. सिंपल कैलेंडर ट्रेड. तो उसमें क्या है कि बिल्डिंग अप टू रिजल्ट अनाउंसमेंट, तो जो नेक्स्ट मंथ के आईवीज है दैट आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू होल्ड. और सिंस लास्ट वीक में जो थीटा डीके रहता है वो एक्सीलरेटेड रहता है, कर्व थीटा डीके का कर्व. तो जो करंट मंथ के ऑप्शंस है वो शॉर्ट करने से तो वहां पे अपने को थीटा बेनिफिट प्लस नेक्स्ट मंथ के आईवीज होल्ड करेंगे, ऐसा अजम्पशन है, बिकॉज अर्निंग अनाउंसमेंट है. तो उन सब केसेस में हम कैलेंडर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं. गॉट इट. तो इसमें क्वेश्चन तो फिर यही रहेगा मेरा कि कैलेंडर जब आप बना रहे हैं वर्सेस स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, मतलब तीन किस्म की स्ट्रैटेजीज हो गई हैं. प्ले जो है हमारा वो अर्निंग्स पे ही चल रहा है,
तो क्या क्या मतलब डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या बनता है फिर कि चलो जी इसमें स्ट्रैंगल बना लेते हैं, इसमें स्ट्रैडल बना लेते हैं, इसमें कैलेंडर में काम कर लेंगे? लॉन्ग साइड में स्ट्रेंगल तो बनाना ही नहीं है। लॉन्ग साइड में स्ट्रेंगल जो है इट इज मोर ऑफ एन एग्रेसिव ट्रेड देन स्ट्रेडल, बिकॉज डीके फास्टर होता है। तो वॉल लॉन्ग कर रहे हैं तो स्ट्रेंगल तो ऑप्शन ही नहीं है, स्ट्रेडल ही करना है। अ, ये जो कैलेंडर वाला ट्रेड है वो तब लेंगे जब व्हेन वी आर क्लोजर टू द एक्सपायरी, 7 8 10 दिन बचे तब। बाकी वॉल शॉट का मैं पहले बताया हुआ है कब हम स्ट्रेडल करते हैं। स्पेसिस के शुरुआत में ही बताया था कि स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में कैसे चूज करते हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि जब आप वॉल शॉर्ट करते हैं तो आप एचवीज के कंपैरिजन में कितना आप आईवीज का हाइक देखना है, उसको भी कंसिडर करना है, या फिर सिर्फ आपका कितना कवरेज मिल रहा है वॉल वॉल एक्सपेंशन की वजह से? फॉर रिजल्ट ट्रेड्स मैं आईवीएचवी का कम ही देखता हूँ रिलेशंस। मैं इनफैक्ट रीसेंट प्राइस एक्शन देखता हूँ, एंड जो रीसेंट स्विंग हाइज और स्विंग लोज है उनको कवर कर रहा है कि नहीं द स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल प्रीमियम्स, उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि कभी कभी बिफोर द रिजल्ट्स देयर इज ऑफन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव जो ऑटोमेटिकली आपके आरवीज को बहुत एचवीज को बहुत ऊपर ले जाता है, तो द स्प्रेड नैरोज, बट एट द सेम टाइम उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत रहता है क्योंकि आईवीज भी वैसे ही एक्सपैंड करता है। इसका एग्जांपल जो आईआरसीटीसी और आईएक्स वाला ट्रेड का एग्जांपल लिया था ना, तो अगर उस पॉइंट इन टाइम पे हम देखते तो एचवी प्रोबेबली हायर होती है आईवी से जब हमने ट्रेड लिए थे। बट वो दोनों बहुत अट्रैक्टिव ट्रेड्स थे लेने के लिए, तो नॉट नेसेसरीली कि आईवी एचवी से ज्यादा ही होना चाहिए तो ही अर्निंग्स के ट्रेड्स लेंगे। दीपक व्यास जी, दीपक हाँ जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरे को भी पूछना था कि ये कितने दिन पहले करना चाहिए। मैं थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने में। अपन ये स्टार्ट कर सकते हैं कितना दिन, 4 days 5 days 10 days? सो जो लॉन्ग वॉल स्ट्रेटेजीज है जहाँ पे हम स्ट्रैडल लॉन्ग करते हैं बिफोर रिजल्ट अनाउंसमेंट्स, आई थिंक Okay. उसका स्वीट स्पॉट इज जनरली अराउंड 6 to 7 days। एंड शॉर्ट वॉल के लिए हम लोग वेट करते हैं मतलब टिल द लास्ट मोमेंट, जब तक मतलब डे एंड तक, सपोज आफ्टर मार्केट है तो हम 3 बजे तक अराउंड प्लेस करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर हमें मल्टीपल लॉट्स डालने हैं तो वी ट्राई टू स्पेस इट आउट थ्रू आउट द डे। अच्छा, मतलब अपन ये रिजल्ट के पहले बेच सकते हैं ना? हाँ, शॉर्ट वॉल आप रिजल्ट के पहले ही करोगे। हाँ, अगर आप शॉर्ट वॉल ट्रेड्स यूजुअली वैसे नहीं ले रहे, मतलब आपने पहले शॉर्ट वॉल किया ही नहीं है, तो अर्निंग्स वाले ट्रेड्स आप ना करें। मतलब पहले शॉर्ट वॉल यूजुअली ड्यूरिंग नॉन इवेंट टाइम पे भी अगर आप करते हैं, मतलब आपको होल्ड है थोड़ा सा वॉल शॉर्ट ट्रेडिंग का, तो ही हम सजेस्ट करेंगे कि अर्निंग्स वाले वॉल शॉर्ट ट्रेड्स लें। अदरवाइज पहले आप मतलब नॉन इवेंट वाले वॉल शॉर्ट ट्रेड्स लें। हाँ, एंड दूसरा चीज, अगर आप शॉर्ट वॉल अर्निंग ट्रेड्स कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स करने पड़ेंगे टू रियलाइज दैट प्रॉफिटेबिलिटी। एज एन अगर आपने एक दो आइसोलेटेड ट्रेड्स लिया ना तो वो काम नहीं करता, फिर द स्ट्रेटजी डज नॉट वर्क, देन इट इज जस्ट अ कॉइन टॉस। क्योंकि हाँ, मैंने तो नहीं किया था, मेरे एक अंकल ने किया था। उन्होंने 3-4 दिन पहले किया और वो एक दिन में ही काट दिया उन्होंने, मतलब स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन। तो मैंने उनको पूछा कि इतना जल्दी क्यों काटा, तो उन्होंने बोला कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया बस। तो इसलिए मेरे को वो डाउट था कि स्क्वायर ऑफ कब करना है। और वो मैं शॉर्ट वॉल ऐसा करता हूँ, मतलब हम लोग फ्यूचर लेते हैं और 3 कॉल बेचते हैं। तो ये सही स्ट्रैटेजी है क्या? मेरे को वो भी पूछना था, एक फ्यूचर लेके 3 कॉल बेचना फॉर वॉल शॉर्ट। कौन से स्ट्राइक के 3 कॉल बेच रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका डेल्टास क्या है। डेल्टा हम लोग मैच करते हैं, मतलब एक फ्यूचर पूरा लेते हैं और फिर उसको पूरा मैच कर लेते हैं। अगर मैं एक फ्यूचर ले रहा हूँ तो 33 का डेल्टा बेच दूंगा पूरा, 30 डेल्टा की 3 कॉल बेच दी। हाँ, 30 33 23 के 4। मोर और लेस वो न्यूट्रल टू बेरिश स्लाइड बेरिश बेट है, बिकॉज अगर बड़ी मूव अपसाइड में आई तो वो 3 कॉल में उतना लॉस आएगा जितना फ्यूचर आपका कवर शायद नहीं कर पाएगा। तो वही सर पूछना था कि ये सही स्ट्रैटेजी है क्या, या हम ये नहीं करते यार। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। ओके।
शुभम, जो ऑलरेडी स्पीकर्स है ना, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए उनको यू विल हैव टू रिमूव फ्रॉम स्पीकर. कैन आई स्पीक? आशीष, शुभम, बोलिए गुड गुरप्रीत. इवनिंग, कैसे हैं? बस बढ़िया. आशीष, just one small question यार, ये back spread, how often you trade back spread, and if you don't, why, and if you do, what motivates you to trade back spread? अब बैक स्प्रेड्स का क्राइटेरिया है, मतलब 2-3 क्राइटेरिया होते हैं बैक स्प्रेड ट्रेड करने के लिए. एक तो बैक स्प्रेड आप अपने पोर्टफोलियो हेज के जैसे भी बना सकते हो. तो जैसे अभी करंट 18,000 पे मार्केट है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ओवरबॉट है और मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप बैक स्प्रेड स्ट्रेटेजी निफ्टी में बना सकते हो. तो उसमें आप मतलब नियर स्ट्राइक को, उसमें ओटीएम से बनाता हूँ मैं तो मोस्टली. तो थोड़ा ओटीएम का एक स्ट्राइक का बेचा और फर्दर ओटीएम स्ट्राइक्स के ज्यादा लॉट्स बाय किए. तो एक तो वो हो गया. दूसरा, बैक स्प्रेड्स जो है वो लॉन्ग वॉल का प्ले है मोर. तो उसमें क्या है कि आपकी अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको बेनिफिट होगा. तो बैक स्प्रेड्स बनाने के लिए क्राइटेरिया ये है कि अभी करंट वॉलेटिलिटी जो है वो लो होनी चाहिए उस स्टॉक की. और अगर इवेंट है तो और भी अच्छा है कि इवेंट के पहले वॉल बढ़ेगी, और अगर डायरेक्शनल मूव रियलाइज हुई तो इट विल पे ऑफ. So how's the So long success? ball, How's the success rate versus long straddle as compared to this back spread for you guys? we don't do much of back Okay. spreads. Long ball करना है तो we usually go with straddle only. Done. और एक और चीज, आप जब बैक स्प्रेड्स बनाओगे ना, आप एक बार थोड़ा स्क्यू कर्व पे ध्यान दीजिएगा. इन द सेंस कि अगर आपने पुट बैक स्प्रेड बनाया है तो अगर बहुत ज्यादा पुट स्क्यू है, इट बेसिकली मींस कि आप जो लॉन्ग ऑप्शंस खरीद रहे हो, दैट विल प्रोबेबली बी प्राइस्ड एट अ मच हायर प्राइस देन द जो ऑप्शन आप बेच रहे हो. तो प्रेफरेबली स्क्यू कर्व को फ्लैट होना चाहिए एटीएम और ओटीएम में, Okay. टू मेक अ गुड डिसेंट बैक स्प्रेड. और उस एक्सपायरी में भी टाइम होना चाहिए. मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप चूज कर रहे हो वो टाइम अच्छा खासा होना चाहिए. मतलब अभी अगर आप जनवरी का बना रहे हो या फरवरी का बना रहे हो तो उसके पे ऑफ भी आप दोनों देख सकते हो. And one last question on the same thing. So what if it goes wrong? So you wait for 5 days, 6 days and exit if it is not giving you profit, or you do some adjustments in that? Back spreads में the best thing to do is to get out as soon as possible. I mean, if it is not working out, the trade is not working out, then we don't make any adjustments. We just take the loss and move on, because it's just a 4 to 5 day का trade. And as we said, this is not a trade that we are very proficient in as well. So Ashish, you want to add something? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. वापस बैक स्प्रेड पे ही चल रहा है क्या? Back spread में do you do any adjustments if it does not work for you? No, not much adjustments to be done in back spread. अगर अपने अगेंस्ट मूव आई है, से अपनी बेरिश बैट है और 500 पॉइंट निफ्टी और ऊपर आ गया वहां पे, तो उसमें थोड़ा लॉस आ रहा होगा. तो इफ वी स्टिल वांट टू बी इन दैट बैक स्प्रेड ट्रेड, तो वो रीइनिशिएट कर सकते हैं बस वो वाली क्लोज करके, एंड वी अगेन कम क्लोजर टू द स्पॉट. उसके अलावा बैक स्प्रेड में वी डोंट डू मच एडजस्टमेंट्स. Done. Thank you guys. Thank you so much. Hello Nifty hater. ये बैक स्प्रेड क्या होता है भाई? मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बैक स्प्रेड पे, आप वो देख सकते हैं अगर आपको जानना है बैक स्प्रेड क्या होता है. नहीं, सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए ना. बैक स्प्रेड में आप नियर एटीएम ऑप्शन या एटीएम से थोड़ा दूर स्लाइट ओटीएम ऑप्शन आप एक लॉट बेचते हो, और उसके अगेंस्ट थोड़े दूर स्ट्राइक के फार ओटीएम, नॉट फार बट वहां से थोड़ा दूर 200-300 पॉइंट, अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस बाय करते हो जो नंबर में ज्यादा होते हैं. तो अगर मैंने एक ऑप्शन बेचा हुआ है तो उसके अगेंस्ट 2 या 3 ऑप्शन बाय किए हुए. तो अगर उस डायरेक्शन में मूव आती है जिस डायरेक्शन का आपने बैक स्प्रेड बनाया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली वॉल भी एक्सपेंड होंगे. तो जो आपके बॉट ऑप्शंस है वो ज्यादा पैसा बनाते हैं एज कंपेयर टू द शॉर्ट ऑप्शन. So basically it's a long trade. Not necessarily long. You can do it with the put side, then it is a short directional trade. No. Okay. No, the example you
few. Yeah, it is long vol and short directional. Short delta, Okay. long. Now, what are the probabilities of making money in option trading? What is the probability of money in options trade, making money in options trading? Yeah. यार मतलब मुझे नहीं पता ये कैसे आंसर करना है शुभम. यार एक्चुअली दिस इज अ वेरी वाइड टॉपिक एंड आई सजेस्ट आप कुछ थ्रेड्स देके हमारे प्रोफाइल पे एंड आई विल मूव ऑन बिकॉज़ एक्चुअली अभी टाइम कम है थोड़ा सा, तो हम फटाफट नए स्पीकर्स बुलाते हैं. हाय आशीष, हाय शुभम. मेरा क्वेश्चन है, जनरली हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट कब करते हैं? जब हमारा ब्रेक इवन आ जाता है तब करें, या जब जो शॉर्ट स्ट्राइक है, ठीक है, एक शॉर्ट स्ट्राइक डबल हो जाती है, या मेरा डेल्टा के बेस पे करें? सो विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन? हम दोनों डेल्टा के बेसिस पे करते हैं और स्ट्रैंगल का वर्सेस स्ट्रैडल का दोनों का एडजस्टमेंट मैकेनिज्म डिफरेंट है. स्ट्रैडल में वी यूजुअली होल्ड ऑन टू इट जब तक ब्रेक इवन का एटलीस्ट 70% मूव ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं करते हैं स्ट्रैडल में. स्ट्रैंगल में वी यूजुअली एडजस्ट अर्ली. तो वो दोनों का अलग अलग अपना डिफरेंस मैकेनिज्म है. ये मैंने वीडियोस में कवर किया हुआ है. स्ट्रैंगल एडजस्टमेंट का एक वीडियो है, स्ट्रैडल एडजस्टमेंट का वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं. ठीक है, हम ये प्रीमियम के बेसिस पे या प्रीमियम डबल हो जाए इस बेसिस पे हम एडजस्ट नहीं करते हैं. या तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे या फिर डेल्टास के बेसिस पे. Okay, maybe we'll take a couple of more questions and then we'll wind up. Sandeep ji, please go ahead. Sandeep Nirvan ji. Actually, I just want to ask कि ऑप्शन, जैसे आप लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग इस तरह इसको किस तरह से हेज कर सकते हैं? लाइक हमने ऑप्शन की पोजीशन सेल की है और उसके अगेंस्ट में बाइंग में भी कुछ मार्जिन मिल जाता है, तो डू यू थिंक कि ऑप्शन सेलिंग सेफ है इन कंपेरेटिव टू ऑप्शन बाइंग? या ज्यादा प्रॉफिटेबल है? ये दोनों का अपना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों का अपना अपना अलग अलग तरीका है ऑप्शन बाइंग का और ऑप्शन सेलिंग का. ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बट मतलब ये आपको खुद से डिस्कवर करना पड़ेगा कि क्या है, क्या ट्रेडिंग स्टाइल है जो आपको सूट करती है. तो ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ऑप्शन बाइंग ही प्रॉफिटेबल है या ऑप्शन सेलिंग ही प्रॉफिटेबल है. ये आपको खुद से ट्रेडिंग करके देख के साल 2 साल 3 साल में खुद से डिस्कवर करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है. नो, आई हैव डन प्योरली ऑप्शन बाइंग तो मैंने किया है, बट ऑप्शन सेलिंग है, आई थिंक ऑप्शन सेलिंग रिक्वायर मोर मार्जिन्स एंड it is unlimited losses possibility. तो मैंने सुना है कुछ ब्रोकर्स शायद इस तरह से कॉम्बिनेशन देते हैं दैट इफ यू आर सेलिंग फ्यू ऑप्शंस एंड बाइंग तो उसमें कम मार्जिन आई थिंक इंक्लूड होता है. डू यू नो समथिंग लाइक ऐसे कुछ है? नहीं, वो तो अक्रॉस ब्रोकर्स ही है. वो तो सेबी के ही मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आप सेम अंडरलाइन में ऑप्शंस बाय भी कर रहे हो तो मार्जिन बेनिफिट मिलता है. तो वो रिस्क डिफाइंड पोजीशन हो गई फिर बेसिकली आपकी प्योरली वॉल शॉर्ट या मतलब ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन नहीं होगी. हाउ डू यू कोरिलेट दिस ऑप्शन सेलिंग बाइंग विद दिस विक्स, इंडिया विक्स? वी डोंट यूजुअली फॉलो, मतलब अनलेस कोई बड़ी मूव है इंडिया विक्स में जिसकी वजह से सारे अक्रॉस द बोर्ड वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है तो होता है. अदरवाइज इंडिया विक्स का इम्पैक्ट स्टॉक ऑप्शंस में एकदम से नहीं विजिबल होगा, ऐसा भी हो सकता है. ओके, देन यू आई थिंक यू माइट बी फॉलोइंग आईवी एंड ग्रीक्स. हाँ, हम स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन रहती है तो उसी स्टॉक के आईवीज और उसी स्टॉक के प्राइस एक्शन और वो सब फॉलो. Which site will be best for which site or app will be best for watching these Greeks and IVs?
हम ऑप्स्ट्रा यूज करते हैं, बट और भी साइट्स है, कॉन्सेप्ट है, आई चार्ट्स है, जो ये सब प्रोवाइड करते हैं। Opstra, 5 charts. Okay. Yeah, हाँ, thank you very much. ओके। आई थिंक 2 क्वेश्चन और लेंगे हम लास्ट, फिर 8:45 तक क्लोज कर देंगे। ओके। Hello. हाँ Yeah, जी, yeah. पूछिए। Hi, Ashish and Shubham. I know you guys do a lot of stock options and not much with index. Hello, can you hear? हाँ, सतीश पूछिए। राहुल वेट कर लीजिए, सतीश पूछ रहे अपने क्वेश्चन। Ashish and Shubham, I just wanted a quick tip from you on how to deal with slippages, especially with stock options. When one side gets filled and the other side is still open, and when you try to fill the other side, there are invariably slippages. Do you have any limits up to which you are willing to sacrifice? Don't wait for more than a minute after one side gets filled, especially if you are doing 1 or 2 lots. If you are doing more number of lots, then you can obviously wait. But otherwise, एक side fill होने के बाद you don't wait for a longer period of time. Okay, thank you. And we assume slippage will be there. So you're willing to accept That that is something. slippages, right? I mean, do you have any Yeah. no particular number? Try and fill it up as quickly as possible, I guess. Yes, if one side gets filled, try to be best bidder or seller, whichever side you are taking trade on for the next 1 minute or so. If it doesn't even happen, then just take the offer, whatever is available. Okay, thank you. Okay. Rahul, पूछे। Gaurav, you can go ahead. और कौन है ये? Gaurav, can you hear me? दीपक व्यास। हाँ सर, मेरे को एक ही पूछना था आईवी का, कि सर आप लोग ये आईवी मतलब मेमोराइज करते हो हिस्ट्री का पूरा, आपको सब आईवी याद रहता है कि आप पूरा साइट से ही ऑब्स्टैकल को देख के ही आप ट्रेड्स लेते हो? थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बेसिस पे आइडिया लग जाता है कि यूजुअली। राहुल नेक्स्ट आप जाना, मैं इनका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। I'm so sorry, Ashish. थोड़ा Actually, बहुत आइडिया रहता हाँ, तो मैं बोल रहा था कि थोड़ा बहुत आइडिया रहता है आईवीज का, कि किस स्टॉक की आईवीज यूजुअली अराउंड कहाँ होवर करती हैं, सो दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। बाकी मोस्टली हम ट्रेड लेने से पहले वो देख लेते हैं आईवीज। अच्छा, और सर अगर समझो मेरे को कल कोई ट्रेड लेना है, तो मैं आज वो ऑप्शन कैलकुलेटर से आईवी का वो फॉरवर्ड और निकालूं, तो वो हेल्प करता है क्या? ट्रेड लेने को कुछ हेल्प होता है उससे? नहीं, हम नहीं करते वो। हम यूजुअली जो अभी के प्रेजेंट आईवीज है और क्या एचवीज है, उसके बेसिस पे ट्रेड ले लेते हैं। हम फोरकास्ट नहीं करते वोलेटिलिटी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, शुभम, आर यू स्टिल देयर? Yeah, I can hear you, Ashish, now. Okay, maybe Got last disconnected. question and then we close the session. जो भी मैं वापस से अप्रूव नहीं कर सकता, तो तू भी देख ले जो है। Okay, Chinmay, go ahead. Okay, I think कोई नहीं है। आज बहुत ट्रबलसम रहा यार स्पेसेस सेशन, इतनी बार डिस्कनेक्ट It's not been smooth at all. मतलब I at least myself reconnected at least 5-6 times. Anyway, thank you guys for joining in.